हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। दोस्तों आज हम हैं द ऑल न्यू थर्ड जनरेशन KTM 390 ड्यूक के साथ और हम इस मोटरसाइकिल को पुणे के आसपास चलाने वाले हैं, इसको ट्रैक पे भी चलाने वाले हैं और काफ़ी डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि जो लेटेस्ट जनरेशन 390 ड्यूक है वो पुराने वर्जन से कितना ज़्यादा बेटर है, कितनी ज़्यादा बेहतर है। और यही नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल था हमारे दिमाग में जब ये मोटरसाइकिल हाल ही में लॉन्च हुई थी कि 390 ड्यूक जो सेकेंड जनरेशन थी वो ऑलरेडी एक काफ़ी कैपेबल मशीन थी, उसके जैसा इनफैक्ट कुछ भी नहीं था मार्केट में। तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी KTM को कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट, एक जनरेशन अपडेट लेके आई है? तो इसी सवाल का उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे अपने इस रिव्यू पे। तो हमारे इस रिव्यू को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ऐसे हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड स्टाइलिंग के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, ऑलरेडी जो लास्ट जनरेशन ड्यूक थी इट वाज अ प्रीटी गुड लुकिंग, प्रीटी हैंडसम मोटरसाइकिल, बट दिस टाइम अराउंड KTM हैज रेज्ड द बार मच अबव देन व्हाट इट वाज अर्लियर। तो आप देख सकते हैं काफी शार्प स्टाइलिंग मिलती है। इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट बाइक जैसा लुक मिल रहा है। दैट्स हाउ फ्यूचरिस्टिक दिस मोटरसाइकिल लुक्स। फ्रंट एंड पे ही गौर करें तो काफी आपको देख सकते हैं एक अनकन्वेंशनल सी शेप की आपको हेडलैम्प मिल रही है। साइड में आपको जो है LED DRS मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको LED मेन बीम वगैरह मिल रही है एंड काफी स्लीक इंडिकेटर्स हैं। थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे एलॉय व्हील्स की डिजाइन नई है। तो ये 5 स्पोक एलॉय व्हील्स हैं और पहले वाले से 1.5 किलो हल्के भी हैं, जिसकी वजह से इसका अनस्प्रिंग मास जो है वो कम हो गया है। तो दोस्तों ये तो बात थी फ्रंट एंड की। थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं काफी शार्प लुकिंग, एक काफी वेल स्कल्प्टेड टैंक है जिसपे आपको काफी बड़े टैंक शाउट्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पे ड्यूक 390 वगैरह के स्टिकर लगे हुए हैं एंड एयर वेंट वगैरह दिया हुआ है। तो एक काफी आप देख सकते हैं काफी शार्प लुकिंग मोटरसाइकिल है ये। और मैं आपको बता दूं कलर ऑप्शंस में आपको अभी दो मिल रहे हैं सिर्फ, एक है ऑल ऑरेंज और एक है ये मेटालिक ब्लू कलर। और काफी अच्छी पेंट फिनिश वगैरह है मोटरसाइकिल की। एंड आपको मैं बता दूं जो इसके स्टिकर्स वगैरह हैं, ये जो है ये जो पेंट का कोट है उसके ऊपर चिपके हैं, बट इन स्टिकर्स के ऊपर से लैकर कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से इसकी जो फिनिश है या जो फील है वो काफी प्रीमियम हो जाती है। एंड थोड़ा और अगर हम पीछे गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक काफी अच्छा, एक काफी हाईटेक TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल रहा है, जिसमें जो आपके स्मार्टफोन की तरह ही इसका जो ग्लास है वो ऐसा बनाया गया है कि जब इस पर डायरेक्ट धूप भी पड़ती है तो भी आपको काफी क्रिस्प ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं। काफी एक आपको अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, काफी इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आपको 2 ट्रिप मीटर मिल जाते हैं, ऑडोमीटर तो मिलता ही, ऑफकोर्स बैटरी चार्ज वगैरह मिल जाता है आपको एंड लो इंजन ऑयल वगैरह की वार्निंग, ABS सेंसर वगैरह की वार्निंग सब आपको यहाँ मिल जाता है। यही नहीं, आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है जिसके थ्रू आप अपना जो फोन कॉल्स हैं वो आप इसके डिस्प्ले बता देता है अगर आपको कोई फोन कॉल आ रहा होता है या कोई टेक्स्ट मैसेज भी आया होता है। एंड एक ऐप के थ्रू आप इससे टर्न बाय टर्न नेविगेशन की सुविधा भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड यही नहीं, इस मोटरसाइकिल में आपको मैं बता दूं काफी राइडिंग मोड्स वगैरह भी मिलते हैं जिनके बारे में बाद में बात करूंगा, बट इस डिस्प्ले के थ्रू काफी आसानी से यहाँ पे आपको कुछ जॉयस्टिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप उन मोड्स के थ्रू टॉगल कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस डिस्प्ले, वेरी हाईटेक डिस्प्ले एंड इस डिस्प्ले को देख के ही पता लग जाता है इनफैक्ट कि ये मोटरसाइकिल कितनी मॉडर्न है। तो थोड़ा और अगर पीछे गौर करें तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि सीट हाइट जो है वो पहले से थोड़ी कम लग रही है। एंड वो ऐसा जरूर हुआ है बिकॉज पहले आपको इसमें 823 मिलीमीटर की सीट हाइट मिलती थी, विच हैज नाउ बीन रिड्यूस टू 800 मिलीमीटर, कीपिंग इन माइंड एन एवरेज इंडियन मेल हाइट। और बाहर की जो KTM है 390 ड्यूक है न्यू जनरेशन, उस पर आपको थोड़ी ऊंची सीट मिलेगी और टॉल राइडर्स के लिए इंडिया में भी वो आपको सीट अवेलेबल होगी एज एन एक्सेसरी, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट। बट एनीवे थोड़ा और पीछे की तरफ चलें तो काफी चंकी आपको यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, पीछे LED टेल लैम्प मिल जाती है। और शायद आपने नोटिस कर ही लिया होगा इसका जो सस्पेंशन और फ्रेम है वो भी नया है, तो नया ट्रेलिस फ्रेम है एंड दिस हैज बीन डिजाइन कीपिंग इन माइंड जो अपकमिंग ड्यूक एडवेंचर वगैरह भी आएगी इस पे बेस्ड, तो उसके हिसाब से इस फ्रेम को डिजाइन किया गया। पीछे आपको एक नया एल्युमिनियम सब फ्रेम भी मिल रहा है एंड इसका जो मोनोशॉक है दैट इज ऑफसेट, तो उसके जैसे भी थोड़े लुक्स में आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। एंड इनफैक्ट कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन वर्जन दिस वन डेफिनेटली लुक्स sharper, it looks sleeker, it looks more modern and definitely more premium। और जो KTM की जो महंगी बाइक्स हैं वो डेफिनेटली आपको इस उनसे जो डिजाइन इंस्पिरेशन मिला है वो काफी एविडेंट हो जाता है इस मोटरसाइकिल पे। तो लुक्स के मामले में आई वुड से इट स्कोर्स full marks and it looks very futuristic, it looks very unconventional and definitely this has to be the sharpest looking Duke 390 yet। तो दोस्तों ये बात थी डिजाइन की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एर्गोनॉमिक्स की, क्योंकि किसी भी मोटरसाइकिल की हम बात करें तो एर्गोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इसकी जो सीट है वो डिजाइन करी गई है या उसकी जो सीट हाइट है वो प्रोग्राम करी गई है एज पर एन एवरेज इंडियन मेल्स हाइट। तो मैं आपको बता दूं मेरी हाइट है 5'11" और आई फील सफिशिएंटली कंफर्टेबल एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं काफी आसानी से मैं अपने पैर यहाँ रेस्ट तो कर ही रहा हूँ। साथ ही साथ जब मैं इसको बाइक मोटरसाइकिल को चला भी रहा था, मैंने इसको शहर में काफी चलाया, कुछ स्वीपिंग रोड्स पे चलाया, थोड़ा सा अभी ट्रैक पे भी चलाऊंगा,
तो जो राइडिंग ट्रायंगल है दैट इज क्वाइट नाइस। कोई बहुत ओवरली कमिटेड तो नहीं है, बट देन इट्स नॉट कम्प्यूटरिश इधर, जैसे पुरानी ड्यूक थी काफी कुछ वैसा ही है। एक आपको जो सुपर मोटो टाइप से जो आप सुपर मोटो मोटरसाइकिल से जो एक राइडिंग ट्रायंगल एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही है। सो इट्स स्लाइटली अग्रेसिव, बट देन इवन ऑन द लॉन्ग राइड्स यू वोंट फील अनकंफर्टेबल बिकॉज इट्स नॉट ओवरली कमिटेड। तो एर्गोनॉमिक्स के मामले में भी ये मोटरसाइकिल काफी वेल सॉर्टेड है। एंड जो इसके रियर व्यू मिरर्स वगैरह भी हैं दे आर बिग इनफ, ऑल्दो कोई बहुत वाइड तो नहीं है, बट आपको काफी एक आई वुड से सफिशिएंट फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। एंड इसको जैसे मैंने अभी बताया कि मैं इसको शहर में भी चलाया था, काफी हैवी ट्रैफिक के बीच से भी मैंने इस मोटरसाइकिल को निकाला है। एंड ऑल द टाइम आई हैड क्लियर व्यू ऑफ द रोड बिहाइंड। तो रियर व्यू मिरर्स वगैरह भी इसके काफी अच्छे हैं। हैंडल बार की जो ग्रिप है दैट इज डेफिनेटली स्लाइटली ऑन द हार्डर साइड, बट आई माइट बी निट पिकिंग हियर। एंड स्पेशली अगर आप ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इवन विदाउट ग्लव्स आई फील कि कुछ टाइम में आप इसके यूज टू हो जाएंगे। द स्विचेस एंड ऑल दे हैव अ वेरी टैक्टाइल फील टू देम, दे फील वेरी प्रीमियम। So when it comes to ergonomics or when it comes to the overall feel of the motorcycle, that is spot on. KTM has done a really nice job with this. And चलिए दोस्तों, ये बात हो गई डिज़ाइन की, ये बात और ergonomics की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस कैसी है और इसकी राइड एंड हैंडलिंग कैसी है। फ्रेंड्स, एक जो बहुत बड़ा अपडेट हुआ है वो हुआ है इसके इंजन के साथ। अभी तक आपने नोटिस किया होगा जो लास्ट 2 जनरेशन थे 300 ड्यूक के, उसमें आपको एक 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता था, बट दिस टाइम अराउंड यू गेट अ बिगर, यू गेट अ 399 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन। और इसमें एक खूबी ये भी है कि जो इसका वेट है मोटरसाइकिल का वो भी केटीएम ने काफ़ी अच्छा मैनेज किया। इन स्पाइट ऑफ द न्यू फीचर्स, इन स्पाइट ऑफ अ बिगर इंजन, इस मोटरसाइकिल का जो वेट है वो 3.6 केजीज कम हो गया है पुराने ड्यूक 390 से। 1 किलो तो सीधे सीधे इसका जो है वो इंजन से ही कम हुआ है वेट। उसी तरह से व्हील्स वगैरह जो है उसकी थ्रू 1.5 केजीज कम हुआ है। तो अनस्प्रंग मास में भी काफ़ी आई वुड से गिरावट आई है। और फिलहाल अगर हम स्पेसिफिकेशंस पे ही गौर कर लें तो इसका जो ये 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड डीओएचसी इंजन है ये बनाता है 46 पीएस की मैक्सिमम पावर और 39 एनएम का पीक टॉर्क। तो अगर हम लास्ट जनरेशन से इसको कंपेयर करें विच ऑफर्ड 43.5 पीएस, तो आपका पावर जो है वो बढ़ गया है। वेट जो है वो 3.5 किलो से के आसपास 3.6 केजीज जो है वो रिड्यूस हुआ है। एंड उसका सीधा सीधा असर पड़ा है इसकी परफॉर्मेंस पे। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि पहले की तरह अभी भी इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन ही मिल रहा है, बट नाउ इट कम्स विद क्विक शिफ्ट प्लस टेक्नोलॉजी एज वेल एज अ स्लिपर असिस्ट क्लच। तो जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाना स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने पुराने जनरेशन चलाए हुए 390 ड्यूक के तो यू वुड ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ वेरी ईगर मोटरसाइकिल। कोई कहने की बात नहीं है, 390 जो है हमेशा से ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाली, एक काफ़ी आई वुड से पावरफुल मोटरसाइकिल साबित हुई है मार्केट में। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज दिस बाइक इज लाइटर एंड हैज मोर पावर, तो जो ईगरनेस जो पुरानी मोटरसाइकिल की थी, पुराने मॉडल की थी, वो अभी भी मेंटेन्ड है। एक चीज़ यहाँ पे और भी बहुत अच्छी हुई है, अगर आपने फर्स्ट जनरेशन 390 ड्यूक चलाई है तो इट हैड अ वेरी रॉ पावर, ऑल्दो इट वाज वेरी एडिक्टिव माइंड यू, बट इट वाज काइंड ऑफ रॉ। तो उसको टेम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, स्पेशली तो थोड़े नौसीखे राइडर होते थे या न्यू राइडर्स होते थे, उनको डेफिनेटली थोड़ा पावर हैंडल करने में, वो जो ब्रिस्क एक्सेलरेशन था उसको हैंडल करने में दिक्कत आती थी। वहीं जो सेकंड जनरेशन थी दैट फेल्ट मोर मेच्योर्ड एंड थोड़ा सा आई वुड से सीडेटनेस आ गई थी कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, बट देन ऑफ कोर्स इट वाज इक्वली पावरफुल, बट इट वाज मोर मेच्योर्ड and it was very easy to harness that power. With the third generation, KTM is offering you the best of both the worlds, because इसमें जो rawness है पावर की, जो एक स्ट्रॉन्ग पावर की जो फील आती है वो वापस आ गई है। साथ ही साथ इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल दिस पावर, एंड वो कंट्रोल ऐसे है कि इसमें आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे राइड मोड्स। तो मैं बता दूं इसमें आपको रेन मोड मिलता है, तो अगर कभी आप वेट सरफेस वगैरह पे चला रहे हैं, बारिश में चला रहे हैं, तो आप इसकी जो पावर डिलीवरी है उसको ट्यून कर सकते हैं, इनफैक्ट डाउन ट्यून कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इसको आसानी से हैंडल कर सकें बारिश में। इनफैक्ट इसका एबीएस जो है वो भी रीट्यून हो जाता है इन रेन मोड थ्रू, सो दैट इट ऑफर्स ऑप्टिमाइज्ड ब्रेकिंग। वहीं स्ट्रीट मोड भी है, तो अगर आप नॉर्मल इसको चला रहे हैं तो आप स्ट्रीट मोड पे ही चलाइए एंड यू गेट enough power, you get very strong bite from the brakes. And then there's a track mode जहाँ पे आप मोटरसाइकिल अगर इसको ट्रैक पे चलाने वाले हैं तो then you can tune it as per track performance। तो इन मोड्स के थ्रू आपको जो पावर है इस मोटरसाइकिल वो हार्नेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। यही नहीं, इसमें आपको कॉर्नरिंग एबीएस भी मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी मिल रहे हैं। तो इन फीचर्स के थ्रू टेमिंग ऑल दैट पावर हैज़ बिकम क्वाइट ईजी। तो अगर आप एक आई वुड से अमेचर राइडर भी हैं तो भी आप इस मोटरसाइकिल का काफ़ी आनंद उठा सकते हैं, काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन होन योर राइडिंग स्किल्स ऑन दिस मोटरसाइकिल, इट वोंट बाइट यू बैक, एंड दैट अलोन स्पीक्स वॉल्यूम
अबाउट द परफॉर्मेंस डिलीवरी दैट दिस मोटरसाइकिल ऑफर्स। एंड फिर अगर हम बात करें इसके ट्रैक्टेबिलिटी वगैरह की, तो हमने इसको कुछ ट्रैफिक में भी चलाया, तो थर्ड गियर में बहुत आसानी से आप इस मोटरसाइकिल को 25 से लेकर 30 की स्पीड तक भी चला रहे हैं, तो ऐसी कोई इंजन में नॉकिंग वगैरह नहीं होती है। हालांकि फोर्थ गियर में यूल हैव टू कीप इट अबव 35 किलोमीटर पर आवर टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ नॉकिंग, बट ट्रैक्टेबल काफ़ी है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट अगर हम कहें काफ़ी भीड़ वाला ट्रैफिक भी जो होता है, उसमें भी आप थर्ड गियर में इस मोटरसाइकिल को करीब 25 से लेकर 40 के बीच में बहुत ही प्यार से चला सकते हैं। कोई भी आपको लैक ऑफ पावर या नॉकिंग वगैरह नहीं लगेगी। उसी तरह से अगर आप इस मोटरसाइकिल को भगाने पे आते हैं या तेज चलाते हैं, तो ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ 390 ड्यूक, सो ये तो गिवन है कि परफॉर्मेंस विल बी अवेलेबल इन अबेंडेंस, एंड वैसा ही कुछ है। तो काफ़ी परफॉर्मेंस है, 0 to 100 इसका काफ़ी ब्रिस्क है। इनफैक्ट राइट फ्रॉम द गेट गो जो मोटरसाइकिल पिकअप करती है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही, बट साथ ही साथ जो इसके इन गियर एक्सलेरेशंस हैं तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट 60 to 100 तो इतनी कम से ना जिफ आपको पता नहीं लगेगा कब आप 100 की स्पीड पे पहुंच चुके होंगे। और टॉप स्पीड वगैरह की बात करें तो क्लेम टॉप स्पीड इसकी 155 किलोमीटर पर आवर है, और 120 से 130 की स्पीड तो बहुत ही आसानी से मोटरसाइकिल कुछ सेकंड्स में ही अचीव कर लेती है। इनफैक्ट पुशिंग इट टू इवन 150 इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट दैट you'll need a road which has I would say little to no traffic, and of course no speed cameras as well, because that would be over speeding. But then again अगर आप ट्रैक पे हैं तो performance will be in abundance, because काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सलेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन गियर एक्सलेशन है, पावर डिलीवरी इसकी काफ़ी लीनियर है, एंड ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। एंड जो मैंने कहा था कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का एक तरह से एक मिक्सचर है, सो येस डेफिनेटली it's the best of both worlds. In fact, it has become the most I would say performance focused 390 Duke ever. एंड फिर नेक्स्ट हम आते हैं राइड एंड हैंडलिंग पे। तो राइड एंड हैंडलिंग की भी बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो राइडिंग पोस्चर दैट्स नॉट ओवरली कमिटेड, बट देन जो आपको एक सुपर मोटो स्टाइल मिलता है, थोड़ा सा आप इसके हैंडल बार पे आप ऐसे थोड़ा आई वुड से अपना हल्का सा वेट डाल के बैठते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ लीन कर रहे होते हैं। तो एंड वहीं अगर फुटपैक्स की बात करें तो दे आर नॉट आई वुड से नॉट वेरी पोजीशन एट नॉट अ वेरी एग्रेसिव प्लेस। तो ओवरऑल जो राइडर्स ट्रायंगल है वो आई वुड से परफॉर्मेंस फोकस्ड ही है, बट देन इट्स नॉट ओवरली परफॉर्मेंस फोकस्ड लाइक द RC 390 और लाइक द Yamaha R15। तो आप अगर इसको कम्यूटिंग में भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिस्ट में या बैक में शायद पेन कभी महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट कुछ लोग 390 डूक को लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लास्ट जनरेशन जो थे, एंड इस मोटरसाइकिल को भी आप काफ़ी आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका जो पावर वगैरह इतना अच्छा आउटपुट है कि लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे जब हाई स्पीड मूवमेंट पे आपको हाई स्पीड ओवरटेक्स अगर करने होंगे तो बहुत ही आसान होगा, दैट विल बी अ ब्रीज। सो लॉन्ग टर्म आई एम सॉरी सो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए भी आप इस मोटरसाइकिल को काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। राइड क्वालिटी इसकी आई वुड से अभी स्टॉक सेटिंग पे है सस्पेंशन, तो इट इज़ स्लाइटली टुवर्ड्स द हार्डर साइड। हम इसको थोड़ा कच्चे रास्तों पे भी ले गए मोटरसाइकिल को, तो थोड़ा सा हार्ड जरूर फील हुई राइड। द गुड पार्ट इज दैट यू कैन एडजस्ट द मोनोशॉक इवन द फ्रंट फोक्स। तो उस हिसाब से आप इसके जो आप मोटरसाइकिल पे लोड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पिलियन बैठा है तो उस हिसाब से आप इसके सस्पेंशन को फाइन ट्यून कर सकते हैं। वहीं अगर आप कभी ट्रैक पे जा रहे हैं तो अगेन यू कैन रीट्यून द सस्पेंशन, यू कैन इवन सेलेक्ट ट्रैक मोड फॉर इवन फाइनर ट्यूनिंग। तो उस सब के थ्रू आप इसका सस्पेंशन जो है उसको भी अपने राइड क्वालिटी या हैंडलिंग के लिए फाइन ट्यून कर सकते हैं। बट इन लाइक आई सेड इन स्टॉक सेटिंग्स इट फील्स स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड, बट देन हैंडलिंग इज अमेजिंग। निम्बलनेस बहुत ज्यादा है, आपको आगे और पीछे पहले की तरह अभी भी 17 इंच के अलॉयज ही मिलते हैं, ऑल्दो दे आर लाइटर, बट देन यू ऑल्सो गेट सेम मेटजेलर टायर्स। आगे आपको 110 सेक्शन मिलता है, पीछे 150 सेक्शन मिलता है। तो ग्रिप इज इन अबेंडेंस, इवन ऑन द वेट सर्फेसेस देयर वोंट बी एनी लैक ऑफ ग्रिप। एंड हैंडलिंग के मामले में आई फील that this motorcycle is among the best in business. In fact अगर हम राइवल्स की बात करें तो जहाँ पे अभी रिसेंटली एंट्री हुई है टीवीएस अपाचे RTR 310 की, वहीं आपको बजाज ही डोमिनार वगैरह भी बेच रहा है। तो इन सभी मोटरसाइकिल को हम देखें तो दिस मोटरसाइकिल डेफिनेटली स्टैंड्स आउट व्हेन इट कम्स टू इट्स हैंडलिंग प्रोवेस। तो हैंडलिंग बहुत शार्प है, हमेशा से शार्प रही थी, अब थोड़ी और बेटर हो गई है। इनफैक्ट बिकॉज दिस मोटरसाइकिल इज स्लाइटली लाइटर एंड इसका जो अनस्प्रंग मास है वो पहले से काफ़ी रिड्यूस हो गया, उस वजह से इनफैक्ट थोड़ी और ज़्यादा निम्बल हो गई है मोटरसाइकिल। वहीं बिकॉज ऑफ सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक एड्स इट्स ऑलमोस्ट फूल प्रूफ। तो अगर आप एक नोविस राइडर भी हैं और इस मोटरसाइकिल को कॉर्नर्स पे तेज चला रहे हैं, उसमें भी गलती करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, एंड बहुत ही आसानी से आप इस मोटरसाइकिल को फास्ट कॉर्नरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हैंडलिंग इज स्पॉट ऑन, एंड राइड क्वालिटी दो नॉट वेरी गुड इन स्टॉक सेटिंग इज definitely tunable, so that's another thing that can be explored। And
You can of course always retune the suspension as per your exact likings. एंड ब्रेकिंग भी जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको इसमें डुअल चैनल एबीएस मिलता है। अगर हम डिस्क ब्रेक की बात करें तो आगे वाला डिस्क ब्रेक अभी भी पुराने मोटरसाइकिल जितना ही बड़ा है, पीछे आपको 10 मिलीमीटर का इजाफा मिल गया है। रियर डिस्क इज नाउ लार्जर बाय 10 मिलीमीटर्स। एक चीज़ और हुई है, आपने शायद नोटिस कर लिया होगा, पहले डिस्क ब्रेक इसका लेफ्ट साइड होता था, अब राइट साइड पर माउंटेड है। एंड दिस इज सिंपली टू डू विद keeping the design aesthetics of this motorcycle in line with the इंटरनेशनल केटीएम मॉडल्स, बिगर केटीएम ड्यूक मॉडल्स। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा बाइट है। एबीएस थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली किक इन होता है, बट देन अगर आपको एबीएस पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है तो यू कैन अगेन स्विच इट ऑफ। तो ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो परफॉर्मेंस के मामले में, चाहे वो इंजन परफॉर्मेंस हो, चाहे वो राइड एंड हैंडलिंग हो, चाहे ब्रेकिंग हो, I say that this motorcycle actually has abundance of power, abundance of fun, and if you're in a rupees 3 to 3.5 lakh segment for buying a motorcycle, तो I don't think कि performance के मामले में इससे बेहतर ऑप्शन है आज की डेट में कोई। और दोस्तों, जब हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मेंशन करनी ज़रूरी है, वो ये है कि अभी तक हमने देखा था, स्पेशली जो जेन 1 KTM 390 ड्यूक थी, उसमें हीट डिसिपेशन जो था उतना इफेक्टिव नहीं था। इसीलिए लॉन्ग राइड्स पे या फिर जो स्टॉप गो ट्रैफिक होता था, जहाँ पे हाई रविंग होती थी थोड़ी, वहाँ पे राइडर को उसके लिम्स के आसपास थोड़ी हीट ज़्यादा महसूस होती थी। जेन 2 में थोड़ा सा मॉडरेट था ये, बट विद दिस द लेटेस्ट वर्जन केटीएम हैज़ एंश्योर्ड कि हीट डिसिपेशन अच्छा हो। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया, हमने इसको शहर में चलाया, हाईवे पे चलाया, ट्विस्टीज़ पे चलाया, सो ऑल द टाइम द हीट डिसिपेशन वाज वेरी गुड। थोड़ा बहुत ही हीट फील हुई लिम्स पे और नीज के आसपास। एंड इसका जनरली होता क्या है, व्हेन इट कम्स टू हाई कंप्रेशन रेशियोज लाइक द वंस दैट केटीएम्स हैव, तो हीट की हमेशा से एक प्रॉब्लम हमेशा नोटिस हुई है, बट विद द थर्ड जेन 390 ड्यूक ये काफ़ी हद तक ये समस्या सॉल्व की गई है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा KTM 390 ड्यूक का रिव्यू। जैसे मैंने आपको बताया, हमने इस मोटरसाइकिल को ट्रैक पे चलाया है, हमने इस मोटरसाइकिल को सिटी में चलाया, हाईवे पे भी चलाया, ट्विस्टीज पे चलाया। तो इन सारे राइड एक्सपीरियंसेस के बाद जो एक चीज़ साफ बाहर निकल के आती है, वो ये है कि 390 ड्यूक वाज ऑलवेज द परफॉर्मेंस किंग ऑफ द सेगमेंट, एंड नाउ I would say KTM has outdone itself because this motorcycle is definitely a step ahead of the last generation model। वहीं अगर हम डिज़ाइन और फीचर्स की बात करें तो उसमें भी आपको कोई कमी नहीं लगेगी। डिज़ाइन इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक, दिस लुक्स वेरी शार्प, दिस मोटरसाइकिल लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक। वहीं फीचर्स में भी आप you get so many electronic aids। in fact most of these electronic aids are generally found on costlier motorcycles। but फिर अगर हम कॉस्ट की ही बात करें तो पुरानी KTM 390 ड्यूक से ये मोटरसाइकिल सिर्फ 13,000 रुपये महंगी है। इसका एक शोरूम प्राइस है 3.12 लाख रुपीज़, एंड एट दिस प्राइस इट ऑफर्स द मैक्सिमम बैंग फॉर योर बक। एंड अगर आप उनमें से हैं जिनको एक ट्रैक फ्रेंडली और परफॉर्मेंस फोकस मोटरसाइकिल चाहिए 3 से 3.5 लाख रुपए के सेगमेंट में, देन आई वुड से यू शुड लुक नो फर्दर देन द ऑल न्यू KTM 392। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा रिव्यू यहाँ पे खत्म होता है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके जहन में इस मोटरसाइकिल को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो भी आप हमसे नीचे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द प्रश्नों का उत्तर देने की। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूँ आपका होस्ट यथार्थ, हम पूरी आशा फिर से मिलेंगे कार ब्लॉग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर।